हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा सेशन पीवाईक्यूज़ पे है। हमने अभी तक जितने भी फिज़िकल जियोग्राफी के टॉपिक्स कवर किए हैं उसके पीवाईक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन जून 21st एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूड्स एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर? फर्स्ट इक्वेटर, सेकेंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और फोर आर्कटिक सर्कल। सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जैसे कि हमें पता है 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिक एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट मीन 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर पे गिरती है। सन की डायरेक्ट रेज जो होती है वो कहाँ पे गिरती है? 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर पे गिरती है, जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 66.5 डिग्री जिसे हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं वहाँ पे हमें मोर देन 12 आवर तक सनलाइट देखने को मिलती है। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सो ये क्वेश्चन हमारा यूपीएससी 2024 में आया था। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन, ऑन 21 जून द नदर्न हेमिस्फीयर इज tilted toward the sun. Latitudes beyond Arctic Circle experience more than 12 hours of daylight. Equator and Tropic of Cancer receive about 12 hours. यहाँ पे क्या होता है कि सन की डायरेक्ट रेज जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है, जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 12 आवर तक जो है वो हमें सन की लाइट जो है वो रिसीव होती है। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, बट 21 जून को सन की डायरेक्ट रेज जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में गिरती है, जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हमें लेस देन 12 आवर तक सनलाइट एक्सपीरियंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following: pyroclastic debris, ash, dust. Third is nitrogen compound. Four is sulfur compounds. How many are products of volcanic eruption? वॉल्केनिक सेशन में हमने देखा था कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तब उसके साथ लावा के अलावा एश, डस्ट, बहुत सारे गैसेस जैसे कि हमारा SO2 गैस, नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी निकलता है, वाटर वेपर निकलता है एंड पायरोक्लास्टिक डेब्रिस भी निकलती है। तो यहाँ पे पायरोक्लास्टिक डेब्रिस करेक्ट, एश एंड डस्ट का भी इरप्शन होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड भी इरप्ट होते हैं एंड सल्फर कंपाउंड SO2 एंड H2S गैस भी इरप्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल 4 आर करेक्ट। सो हियर डिटेल सॉल्यूशन, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस जैसे फ्रेगमेंटेड वॉल्केनिक मटेरियल्स, एश एंड डस्ट पार्टिकल भी निकलते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड भी निकलते हैं एंड सल्फर कंपाउंड लाइक SO2 एंड H2S गैस भी इरप्ट होता है। इसके अलावा वाटर वेपर का भी इरप्शन होता है। सो ये दोनों क्वेश्चन हमारे 2024 में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू कॉरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? Statement 1, it increase with increase in wind velocity. Statement number 2, it is maximum at pole and absent at equator. So select the answer using the code given below. So हमें पता है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारे कॉरियोलिस फोर्स जो है वो जनरेट होता है, और ये भी पता है कि कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, रोटेशन की वजह से हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड की डायरेक्शन होती है वो कहाँ पर होती है? राइटवर्ड मूव करता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा जो विंड है वो लेफ्टवर्ड मूव करता है। और हमारा कॉरियोलिस फोर्स जो होता है वो मोशन की डायरेक्शन को कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। अलावा हमने देखा था कि कॉरियोलिस फोर्स जो होता है वो पोल्स पे मैक्सिमम होता है। रीज़न इज़ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन, ठीक है। और हमें देखा था कि इक्वेटर पे वो ज़ीरो होता है, नियर अबाउट एब्सेंट हम बोल सकते हैं, ज़ीरो होता है। सो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 तो करेक्ट है ही। फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1, इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, तो ये वाला भी हमारा करेक्ट है। विंड वेलोसिटी के साथ हमारा कॉरियोलिस फोर्स जो है वो भी क्या करता है? इंक्रीज़ होता है।
तो इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बिन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ. ये क्वेश्चन हमारा यूपीएससी 2021 में आया था. ऑप्शन ए ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, बी फिशर वॉल्केनिक रॉक, सी ग्रेनाइटिक एंड डी शेल एंड लाइमस्टोन. सो जब हमने टाइप्स ऑफ सॉइल में देखा था कि जो हमारे ब्लैक सॉइल होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वॉल्केनिक रॉक के इरोजन की वजह से, उसके वेदरिंग की वजह से जो है हमारी ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, फिशर वॉल्केनिक रॉक. बिकॉज वॉल्केनिक रॉक की वजह से, उसके इरोजन की वजह से हमारा ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नाउ इसका डिटेल सॉल्यूशन. ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ फिशर वॉल्केनिक रॉक. बेसाल्टिक रॉक की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है. दिस रॉक्स आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना. द सॉइल इज़ क्लेई, इम्परमेएबल एंड रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग. तो ये सॉइल हमारी कैसी होती है, क्लेई होती है एंड जो मॉइस्चर को लॉन्ग टाइम तक वो कंटेन करके रखती है. लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिना में ये रिच होती है. तो इस वजह से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्केनिक रॉक, बेसाल्टिक रॉक की वजह से हमारे ब्लैक कॉटन सॉइल का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1, द बरेन आइलैंड वॉल्केनो इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बरेन आइलैंड जो है वो इंडियन टेरिटरी में लोकेटेड है. स्टेटमेंट 2, बरेन आइलैंड लाइज 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार. सो ये रॉन्ग है. हमारा बरेन आइलैंड जो है वो अंडमान सी में लोकेटेड है और 140 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम बालियार पोर्ट. तो ये बालियार पोर्ट से, जिसे बलियार पोर्ट भी कहते हैं, तो बलियार पोर्ट से 140 किलोमीटर ईस्ट में लोकेटेड है. सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ रॉन्ग. स्टेटमेंट नंबर 3, द लास्ट टाइम बरेन आइलैंड वॉल्केनो इरप्ट वॉज 1991. सो ये भी गलत है. लास्ट जो है वो बरेन आइलैंड वॉल्केनो जो है वो 2018 में इरप्ट हुआ था. तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ रॉन्ग. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नदर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द. ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में पूछा गया था. ए फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, सेकेंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ जुलाई. सो हमें पता है कि 21 जून को, ठीक है, कब 21 जून को हमारी सन की डायरेक्ट रेस जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, नदर्न हेमिस्फीयर पे गिरती है, जिसकी वजह से 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे कंसीडर करते हैं. सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कि 21 जून, तो सेकेंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर. तो इसका आंसर आएगा बी, सेकेंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून. सो इसका डिटेल सॉल्यूशन, इन नदर्न हेमिस्फीयर longest day occurs in few days after 21st June. This is because Earth takes time in reaching the position where northern hemisphere is maximum tilted towards the sun. Longest day normally occurs in second half of June. So इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनता है. Now next, on 21st June the sun, ये हमारा यूपीएससी 2019 में पूछा गया था. ऑप्शन ए, does not set below horizon at Arctic Circle, does not set below horizon at Antarctic Circle, shines vertically overhead at noon on at equator, D shines vertically overhead at Tropic of Capricorn. So जैसे हमें पता है 21 जून को हमारी सन की डायरेक्ट रेस जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर पे गिरती है, जिस वजह से सन रिमेन्स above horizon for 24 hours at Arctic Circle. So इस तरह हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, does not set below horizon at Arctic Circle. और ये जो ऑप्शन नंबर बी है, so does not set below the horizon at Arctic Circle, तो यहाँ पे ये ऐसी वाली कंडीशन कब बनेगी? सो 22 दिसंबर, ठीक है, कब बनेगी? 22 दिसंबर, जब हमारी सन की डायरेक्ट रेस जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे गिरेगी. उस वक्त
हमारी ये वाली कंडीशन, ऑप्शन बी वाली कंडीशन बनेगी। फॉर ऑप्शन नंबर सी एंड फॉर ऑप्शन नंबर सी, सन नेवर ओवरहेड एट नून ऑन इक्वेटर। सो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी करेक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पे आंसर आएगा ए। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन, ऑन 21 जून सन इज़ ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमें पता है कि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की डायरेक्ट रेज गिरती है। एट आर्कटिक सर्कल सन रिमेन्स अबाउट द हॉरिजन फॉर 24 आवर्स। एट एंटार्क्टिक सर्कल इट इज़ विंटर, सन रिमेन्स बिलो हॉरिजोन। सो 21 जून को एंटार्क्टिक सर्कल में सन रिमेन्स बिलो हॉरिजोन, बट ये कंडीशन जो है वो अल्टर हो जाएगी। कब? हमारी 22 दिसंबर को हमारी कंडीशन अल्टर हो जाएगी कि हमारे एंटार्क्टिक सर्कल पे सन रिमेन्स अबव हॉरिजोन एंड इन आर्कटिक सर्कल सन रिमेन्स बिलो हॉरिजोन। बट ये कब होगा? 22 दिसंबर को, जब हमारी सन की डायरेक्ट रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरेगी तब। सन इज़ नॉट ओवरहेड एट इक्वेटर, इस वजह से हमारा ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ इस क्वेश्चन को हम रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ से देखें तो हमारे क्वेश्चन को ये चेंज करके 22 दिसंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, 21 जून को चेंज करके 22 दिसंबर भी कर सकते हैं। तब हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर यहाँ पे 21 जून की जगह 22 दिसंबर कर दिया तो अब हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। So statement number 1 is continental drift. Statement number 2 glacial cycle. Select the correct answer using the code given below. So यहाँ पे continental drift और glacial cycle दोनों ही ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन, इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। Statement number 1 terrace cultivation. Statement number 2 deforestation. Statement number 3 tropical climate. Select the correct answer using the code given below. So इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम इंडिया में हम फेस कर रहे हैं। सो टेरेस कल्टीवेशन, अगर हम टेरेस कल्टीवेशन को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे? सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट कि अगर हम टेरेस कल्टीवेशन को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो सॉइल का इरोजन हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन मेन रीज़न ऑफ सॉइल इरोजन। क्यों? क्योंकि अगर ट्रीज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल के इरोजन को कंट्रोल करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सबसे ज़्यादा हमें सॉइल का इरोजन देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 3 ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से क्या होता है? हैवी रेनफॉल होगा। हैवी रेनफॉल की वजह से सॉइल की क्या हो जाएगी? लीचिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। सो स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आंसर 1, 2 and 3 ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो नाउ कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रीजन, सो यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग करना है। रीजन, माउंटेन रेंज एंड टाइप ऑफ माउंटेन। सो फर्स्ट इज सेंट्रल एशिया में कौन सी माउंटेन रेंज? वॉस्गेस माउंटेन रेंज, और क्या ये फोल्ड माउंटेन है? सेकंड, यूरोप एल्प्स माउंटेन ब्लॉक माउंटेन है। थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका एपालाचियन फोल्ड माउंटेन। फोर्थ इज सदर्न अमेरिका रीजन में कौन सी माउंटेन रेंज? एंडल्स माउंटेन रेंज, एंड क्या वो फोल्ड माउंटेन है? सो इन हाउ मैनी रोज गिवन इन्फॉर्मेशन इज करेक्टली मैच्ड? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करती है। सो फर्स्ट हमें वॉस्गेस माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? यूरोप में देखने को मिलती है। तो सेंट्रल एशिया रीजन में नहीं देखने को मिलती है, और ये फोल्ड माउंटेन है तो ये करेक्ट है, बट ये सेंट्रल एशिया में नहीं देखने को मिलती है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकेंड इज एल्प्स माउंटेन रेंज। सो एल्प्स माउंटेन रेंज जो है वो ब्लॉक माउंटेन नहीं है, वो फोल्ड माउंटेन रेंज है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका में एपालांचिया हमें देखने को मिलती है, तो ये करेक्ट है, और ये भी हमारी फोल्ड माउंटेन है। सदर्न अमेरिका में एंडस माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, तो हाँ
और ये भी हमारा फोल्ड माउंटेन है, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब UPSC विद KT।